रैपिड रिवीजन स्टेज पॉलिटी। इसमें करेंगे हम 4 5 6 7 पेज नंबर 6 7 4 5 4 5 6 7 4 5 6 7 पढ़ने करेंगे। आर्टिकल 368 पे पूछा था भाई, सबको पता है भाई, भारत के संविधान में, भारत के संविधान 368 वन में खुद दे रखा है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट कर दो, कुछ भी रिपील कर दो, कुछ भी कर दो, रिपील कर दो, जोड़ दो, काट दो, घटा दो, ये सब कुछ बोल रखा है। और पार्ट जो 368 आर्टिकल है ना, वो पार्ट 20 में दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें यूपीएससी फंसा सकता है। देन इन्होंने हमसे 2013 में पूछा था इस बारे में भी दोबारा कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकसभा ओनली, जो बिल लाया जाता है लोकसभा में लाया जाता है, नहीं भाई लोकसभा में नहीं ला सकता। और ये पूछा था कि भाई सारे राज्यों से कंपलसरी लेनी जरूरी है, जो फेडरल मैटर है, नहीं भाई सारे राज्यों से कंपलसरी लेना जरूरी नहीं है। फिर 2022 में इन्होंने हमसे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बाई प्रेसिडेंट इंडिया, मतलब कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जरूरी है, मतलब अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जरूरी है उस पर असेंट देना। हाँ भाई 24वें संविधान संशोधन ने ये बोल दिया कि हाँ भाई देना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोल रखा है। और फिर उसने बोला कि जॉइंट सिटिंग नहीं होगी और स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। हाँ, इस पर जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। अब इसके बारे में प्रोविजन पढ़ लेते हैं। 368 वन में बोल रखा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो चाहे वो उसे एडिशन करे, रिपील करे और क्या कुछ भी करे। पार्ट 20 में दे रखा है ना। आर्टिकल 368 है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन दी थी वो केशवानंद भारती ने दी थी। अब प्रोसीजर देख लीजिए। पार्लियामेंट वो अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएट, कोई से भी हाउस में ला सकते हैं, कोई भी ला सकता है, प्राइवेट भी ला सकता है या गवर्नमेंट भी ला सकता है। राष्ट्रपति की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, और प्लस में 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जॉइंट सिटिंग का उदाहरण नहीं है। और आपको अगर कोई फेडरल स्ट्रक्चर का मैटर है तो भाई आपको हाफ स्टेट से रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। और इसके बाद और प्रेसिडेंट उसे वापसी नहीं भेज सकता। प्रेसिडेंट को उस बिल को असेंट देना जरूरी है। 24वें संविधान संशोधन ने इस बात को बोल दिया था, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट ने दे दिया तो वो बिल बन जाएगा। अब कुछ मैटर ऐसे हैं हमारे संविधान में, 3 तरीके से वो हो सकता है संशोधन। एक तो 368 में 2 तरीके से हो सकता है। एक तो फेडरल मैटर का जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा है गैर फेडरल मैटर से। अब आप देख लीजिए। और एक है 368 के बाहर, तो सिंपल है। जैसे उसका एग्जाम्पल है, आप सिटीजनशिप का कोई भी अमेंडमेंट और स्टेट का अमेंडमेंट एंड यूटी का अमेंडमेंट कोई भी कर दो, ऑफिशियल लैंग्वेज का कर दो, इंग्लिश लैंग्वेज का कर लो, पार्लियामेंट के कोरम का कर लो, और पार्लियामेंट की प्रिविलेज का कर लीजिए, और पार्लियामेंट की जो लोग हैं सैलरियाँ कर लीजिए, है ना, इनका कर लीजिए, रूल एंड प्रोसीजर कर लीजिए पार्लियामेंट वाले का। ये सब आप उससे कर सकते हो। आप सिटीजन और आप इलेक्शन, ये डिलिमिटेशन बना सकते हो, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से जुड़ा है। सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल का मैटर से जुड़ा हुआ है। एंड तुम्हारा एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है, नंबर ऑफ पुसिन जज इन सुप्रीम कोर्ट एंड मोर जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन बनाना है तो इससे बढ़ा सकते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज का इससे जुड़ा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज का इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब 368 में भी 2 तरीके हैं। 368 में एक तो स्टेट वाला है जो फेडरल मैटर है, वो हमारे 8 हैं। एक तो इसमें एक तो 368 खुद है, एक जीएसटी काउंसिल है, एक 7th शेड्यूल है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिलेटेड है, एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और तुम्हारा एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन स्टेट। इनको छोड़ के बाकी जितने भी मैटर है ना, सब तुम्हारे स्पेशल मेजोरिटी से होंगे, पर इनमें हाफ ऑफ द स्टेट की पावर भी लगेगी। अब आप इंपॉर्टेंट केसेस देख लीजिए। शंकरी प्रसाद का केस था, जिसमें शंकरी प्रसाद का केस हुआ था 1951 में। सुप्रीम कोर्ट ने इससे बोल दिया कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। सज्जन सिंह का केस 64 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप कुछ भी कर दो, हाजी कुछ भी कर सकते हो। फिर गोलकनाथ का केस हुआ 1967 में। इन्होंने बोला भाई पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती, उसके विरोध में 74 अमेंडमेंट लाया गया था। उसने बोला था कि भाई पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है। फिर केशवानंद भारतीय केस हुआ, जिसने बोला कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसका ख्याल रख लीजिए, बाकी कुछ भी कर लीजिए। इंदिरा नेहरू केस में भी दोबारा बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई। मिनर्वा मिल के केस में भी लिमिटिंग अमेंडिंग पावर बोला था, और बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई, जिसमें जुडिशियल रिव्यू को इसमें बोला था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसने बोला नहीं भाई
जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। वुमेन राव केस में दोबारा केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 368, 24वें संविधान संशोधन ने बोल दिया कि भाई प्रेसिडेंट को एसेंट देना जरूरी है, प्रेसिडेंट को एसेंट देना जरूरी है और फंडामेंटल राइट में आपको चेंज कर सकते हो। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ें की गई थी पर 44 में उसे ठीक कर दिया गया। अब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सुन लीजिए। पहला अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल बनाया गया और कुछ प्रोविजन जोड़े गए जो इकोनॉमिक और सोशल क्लास से रिलेटेड थे। फोर्थ अमेंडमेंट हुआ था, इसमें बोला था कि भाई कि ना एक तो आर्टिकल 31A है उसका एक्सपेंड किया गया और कुछ लॉ को ऐड दिया गया 9th शेड्यूल में और इसमें बोला गया था फोर्थ वाले में बोल रहा है कि भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी ले लोगे तो ये नॉन जस्टिसेबल है, कंपनसेशन जरूरी नहीं है। छठे में तुम्हारा इंटर स्टेट जो सेल टैक्स है ना उसको यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया। सिक्स अमेंडमेंट में जो इंटर स्टेट सेल टैक्स था उसे डाल दिया गया। 7th में रीऑर्गेनाइज कर दिया स्टेट का और हाई कोर्ट के और ABCD वाले थे और बोल दिया कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है और जुडिक्शन बढ़ा दिया हाई कोर्ट का। तो UT 8वें में तुम्हारा एंग्लो इंडियन और SC/ST का वो बढ़ा दिया गया। फिर तुम्हारा 9वें में बेरूबाजी से जुड़ा हुआ है। 15 में तुम्हारा जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा दिया गया। 8वें में 18 to 24 में तुम्हारा वही सब बातें हुई थी जिसमें पार्लियामेंट किसी को भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। और जिसमें ये बोला था कि 24वें संविधान संशोधन ने बोला था कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोली थी कि राष्ट्रपति को जाना जरूरी है जो आज तक चल रहा है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट केस ले लीजिए। 71 में प्रॉपर्टी राइट को कर्टेल कर दिया गया। 70 और 1970 और नहीं 25 में प्रॉपर्टी राइट को कर्टेल कर दिया गया। 25 में प्रीवी काउंसिल को कर दिया गया। 36 में सिक्किम को ऐड कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन ने वो तुम्हारा सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन ने तुम्हारा जो 42वें संविधान संशोधन की जो चीज़ थी उन्हें ठीक करा। 52 सेकंड अमेंडमेंट ने तुम्हारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। 61 में तुम्हारा वोटिंग एज लाया। 69 में तुम्हारा दिल्ली से जुड़ा हुआ है। 73 और 74 में तुम्हारा वो पंचायत एंड म्यूनसिपल से जुड़ा हुआ है। 86 में तुम्हारा राइट टू एजुकेशन को वो बनाया गया फंडामेंटल राइट। 101 में GST, 103 में EWS, 104 में तुम्हारा वो एंग्लो इंडियन, 105 में तुम्हारा कि राज्यों को अधिकार है कि भाई वो भी अपनी OBC की लिस्ट बना सकते हैं। अब हमसे इन्होंने 2024 में मनी बिल के ऊपर पूछा कि आर्टिकल 109 में मनी बिल का प्रोसीजर लिखा हुआ है। हाँ भाई मनी बिल का प्रोसीजर लिखा रखा है। एक इसने बोला कि भाई मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। और इसने बोला कि राज्यसभा केवल राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती, केवल सजेशन दे सकती है। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, मनी बिल को अगर जो राज्यसभा ने सजेशन दिया लोकसभा को मानने जरूरी है, नहीं भाई ऐसा गलत है, इसको मानने जरूरी नहीं है। फिर एक इन्होंने 2023 में पूछा था फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि इसने बोला है कि फाइनेंस बिल को राज्यसभा अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। हाँ भाई कर सकती है। मनी बिल को नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती और रिकमेंडेशन दे सकती है, और लोकसभा को मानना जरूरी नहीं है। और इसने बोला था कि मनी बिल के मैटर में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, पर जो फाइनेंस बिल के मैटर में जॉइंट सिटिंग नेसेसरी रूप से होगी। नेसेसरी तो नहीं है ना यार कुछ भी। फिर एक इन्होंने पूछा था मनी बिल के बारे में हमसे 2018 में। इसने पूछा था कि मनी बिल की कौन सा मनी बिल से जुड़ा हुआ नहीं है। एक ये जो मनी बिल से जुड़ा हुआ नहीं है कि कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालने से पहले मनी बिल पास करना जरूरी नहीं है, ये जुड़ा हुआ नहीं है कि द मनी बिल कंसिडर्ड विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड होता है इमरजेंसी के लिए, इसे फाइनेंस सेक्रेटरी होता है ये संभालता है। देन अगर आप मनी बिल की रेगुलेशन, अगर जो सरकार की रेगुलेशन बोरोइंग ऑफ मनी के ऊपर जो रेगुलेट कर सकता है वो मनी बिल, मतलब वो मनी बिल से रिलेटेड है। मनी बिल हैज़ प्रोविजन कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड। इनके कस्टडी इन तीनों जो जितने भी पब्लिक अकाउंट है, जो कंसोलिडेटेड फंड है और जो कंटिजेंसी फंड है, इन तीनों अकाउंट का जो वो कस्टडी का मैटर है मनी बिल से रिलेटेड है। और ये टैक्स से रिलेटेड मैटर भी मनी बिल का है, ठीक है ना। अब आप और देख लीजिए 109 में प्रोसीजर बोल रखा है जिसमें बोल रखा है ओनली पास होगा लोकसभा में, राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है। और राज्यसभा की रिकमेंडेशन को ओनली मानो तो मर्जी, नहीं मानो तो भी मर्जी, ठीक है। राज्यसभा के पास मनी बिल के लिए ज़्यादा पावर नहीं है और राज्यसभा केवल 14 दिन तक मनी बिल के लिए रख सकती है। लोकसभा की पूरी पावर है मनी बिल के ऊपर कि राज्यसभा की रिकमेंडेशन को माने या नहीं माने, 14 दिन के बाद वो अपने आप पास मान लिया जाएगा। अब इसमें आर्टिकल 110 में डेफिनेशन बोल रखी है। आर्टिकल 111 में बोल रखा है कि प्रेसिडेंट के एसेंस से रिलेटेड। अब आर्टिकल 110 में बोल रखा है कि अगर इनमें से कोई भी प्रोविजन होगा तो मनी बिल माना जाएगा। एक तो वो है कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड
कस्टडी का मैटर की है ना। एक तुम्हारा अगर किसी भी खर्चे को कंसोलिडेटेड फंड में करना है, उस खर्चे को बढ़ाना है तो तुम्हारा मनी बिल माना जाएगा। पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड से तो मनी बिल माना जाएगा। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड, पेमेंट इनटू एंड विड्रॉल, ठीक है, ये मनी बिल माना जाएगा। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय रेगुलेशन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अबोलिशन इम्पोजिशन एंड रेमिशन ऑफ टैक्स, ये मनी बिल माना जाएगा। फाइन से रिलेटेड मनी बिल नहीं माना जाएगा, ना कोई टैक्स, ना कोई लाइसेंस फी मानी जाएगी, और अगर लोकल टैक्स लग रहा है तो भी मनी बिल नहीं है। राज्यसभा को स्पीकर को लिख के देना पड़ेगा कि ये मनी बिल है, राज्यसभा से पहले पास होने के बाद लिख कर देगा कि भाई ये मनी बिल है। और ये एक केस था मोहम्मद सादिक केस था 2014 में, उसने इसकी पावर को बनाए रखा कि भाई इसकी पावर फाइनल है, ठीक है। अब ये ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ओनली सरकार का आदमी करेगा, प्रेसिडेंट से पूछ के इंट्रोड्यूस होगा, मतलब मिनिस्टर करेगा। राज्यसभा ओनली रिकमेंड कर सकती है, वो भी 14 दिन की पावर है। अगर सारी पावर लोकसभा के पास है, माने ना माने, राष्ट्रपति इसको वापसी नहीं भेज सकता, रोक के रख सकता है, या तो एसेंट देगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद ही राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद ही है, कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। अब एक फाइनेंस बिल और मनी बिल देख लीजिए। मनी बिल की डेफिनेशन 110 में है, फाइनेंस बिल 117 से रिलेटेड है। 117 में 2 फाइनेंस बिल हैं, 117 एक है, 117 3 है। 117 एक में मनी बिल से जो मनी बिल के मैटर है, और जिनमें अदर फाइनेंशियल प्रोविजन है, जिनमें अदर फाइनेंशियल प्रोविजन है, वो फाइनेंशियल बिल बने। और कुछ एक्सपेंडिचर मैटर ऐसे हैं कि जो मनी बिल में नहीं है, वो फाइनेंशियल बिल सेकंड है। अब 110 में देख लीजिए, मनी बिल के डेफिनेशन है। 111 में प्रेसिडेंट की एजेंट है, 117 में अदर फाइनेंशियल बिल है। 265 में बोल रखा है कि कोई भी जब तक आपको टैक्स नहीं दे सकते, जब तक कोई वो टैक्स कोई अथॉरिटी ना लगाएगा, पार्लियामेंट पास करके ना दे। अब देख लीजिए, मोहम्मद सादिक के केस में बोल दिया कि भाई कि जो लोकसभा स्पीकर है उसका जो वो होगा, फैसला फाइनल होगा। आधार बिल में थोड़ा ये गड़बड़ हो गई थी, मनी बिल बना के पास कर लिया गया था। मनी बिल को लोकसभा में ला सकता है, इसको ऑर्डिनरी बिल को कहीं भी ला सकते हैं। मनी बिल को मिनिस्टर लाएगा, इसको कोई भी दिया है। ऑर्डिनरी बिल को राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन जरूरी है मनी बिल में, और ऑर्डिनरी बिल में नहीं है। राज्यसभा का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बस रिकमेंड कर सकता है। और इसमें राज्यसभा अमेंडमेंट कुछ भी कर सकती है। इसमें 14 दिन की पावर है, इसमें 6 महीने की पावर है। जॉइंट सिटिंग मनी बिल में नहीं है। जॉइंट सिटिंग और इसमें मनी बिल में है, और ऑर्डिनरी बिल में है। वो मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते, इसको रिटर्न कर सकते हैं। थैंक यू।